अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ और 4131 केसेस रिकॉर्ड किए गए। जब से ये वबा आई उस वक्त से लेकर अब तक 24 घंटों में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। सेहत के शोबे को मजबूत नहीं किया गया बल्कि लॉकडाउन को नरम कर दिया गया और अब सियाहत के शोबे को भी खोल दिया गया है। न जाने कौन लोग उस मुल्क में सैर करने आएंगे जहां वबा इतनी फैली हो। अब तक 2200 से ज़ायद पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं इस वायरस का शिकार हो चुके हैं और सियासतदान भी इस वायरस के वार से महफूज नहीं है। अगर मौजूदा हालात में सरकारी दादोशुमार को देखा जाए तो कोरोना के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस ने पाकिस्तान के हर तबके पर वार किया है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के मरीजों की तादाद 82,000 से जायद हो चुकी है और 1717 मौत हो चुकी हैं। पिछले 30 घंटों में 4 सियासी जमातों के 4 अरकान असम्बली कोरोना की वजह से फौत हुए। कौमी असम्बली से JUI के मुनीर औरकजई, सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी के मुर्तजा बलोच, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेदुद्दीन और पंजाब असम्बली से नॉन लीग के शौकत मंजूर चीमा कोरोना वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर चुके हैं। इससे पहले 20 मई को पंजाब असम्बली से तहरीक इंसाफ की MPA शहीन रजा भी इंतकाल कर चुकी हैं। इस हवाले से वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि अरकान पार्लियामेंट बराह रास्त सेशन के बाद कोरोना का शिकार हो चुके हैं और अब 18 के करीब अरकान असम्बली कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसलिए बराह रास्त या होटलों में सेशन बनाने की बजाय वर्चुअल सेशन बुलाया जाए। दूसरी तरफ पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है, लेकिन इसकी वजह से उनको बहुत सारे खतरात का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 2200 से जायद पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है और 20 डॉक्टर भी जान की बाजी हार चुके हैं। फैसलाबाद जैसे एक शहर की मिसाल लें तो इसमें 100 से जायद डॉक्टर्स कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। मुल्क के बाद अस्पताल इस बात का इतराफ कर चुके हैं कि उनके पास कोरोना के मजीद मरीजों का इलाज करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है या उन्हें इस हवाले से खदशात हैं। एक तरफ मेडिकल स्टाफ की कमी है तो दूसरी तरफ वसाइल भी नाकाफी हैं। अगर पंजाब जैसे सूबे को देखें तो इसके 123 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में से 101 अस्पतालों में वेंटिलेटर्स मौजूद ही नहीं। बाकी 22 तहसील अस्पतालों में सिर्फ 37 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। अगर पंजाब के जिली हेडक्वार्टर के अस्पतालों के हालात देखें तो कहीं 1, कहीं 2 और कहीं 3 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। अगर बढ़ते हुए केसेस को देखा जाए तो जहन में ये सवाल आता है कि आने वाले दिनों में हमारे सेहत के शूबे में इतनी सख्त होगी कि इन मरीजों को संभाल सके। अब नाजरीन, इस महीने हुकूमत ने बजट पेश करना है। अब तवक्को ये की जा रही है कि अवाम की सेहत के लिए बजट में ज़्यादा रकम मुख्तस की जाएगी, पर 10वीं NFC अवार्ड पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। इस अवार्ड के तहत वफाक सूबों को एक फार्मूले के तहत रकम फराहम करता है, पर इस्लामाबाद में सियासी हलकों में क्या सा रायां हो रही हैं कि सूबों के वसाइल में कटौती होगी और इसके लिए अपोजिशन पर दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर रफ़ीक खनानी को, जो पाकिस्तान इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी के सदर हैं। वबाई अमराज के हवाले से हम इनकी राय से मुस्तफ़ीद भी होते रहे हैं। हम कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसती पंजाब के सदर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर और साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान भी रह चुके हैं। रियाज फतियाना साहब हम इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के चेयरमैन हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, एक अहम लीडर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर कॉमर्स, खारजा और दफा भी रह चुके हैं। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो डॉक्टर खनानी से पूछते हैं, चूँकि उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट शाया की है और उन्होंने कहा है कि जो अमराज की तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, केसेस की तादाद जो है 2 लाख तक जा सकती है और इसको ये लैग पीरियड कह रहे हैं। खनानी साहब, अब हम किस फेज़ के अंदर आ गए हैं? 3rd पीरियड आपने ये कहा है, फेज़ 3 लैग फेज़, ये हमें बताइए कि ये है क्या लैग फेज़? जी देखें, बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि बीमारी की फैलने की रफ्तार जो है ना उसको हमें कंट्रोल करना है और उसके लिए जो है ना हम बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर या इट्स अ साइंस और उसको साइंटिफिक वे में पब्लिक हेल्थ के तरीके से जो है ना हमें देखना होगा। अब जिस फेज़ में हम हैं इसको हम लोगैरिथमिक ग्रोथ फेज़ कह सकते हैं कि नंबर्स जो है ना पहले जमा हो रहे थे, हम एड ऑन कर रहे थे, अब जो है वो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक दिन में 3000 से 4000 केसेस जो है ना, और इसी तरह से हर दूसरे दिन जो केस हैं उनकी तादाद जो है तो करीबन 300 से 500 बढ़ रही है। और ये सिर्फ 300 और 500 नहीं बढ़ रही, बल्कि चूँकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कम है, वरना ये 3000 के बजाय 25-30 हज़ार भी बढ़ सकती है और बढ़ रही है। तो अब इसको हमें जो है ना, लोग बात कर रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी की, हमें इसकी साइंस को देखना होगा। इसकी साइंस ये है
कि ये वायरस जो है इसकी टोटल सर्वाइवल इंसान के जिस्म में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 हफ्ते है। अगर 3 से 4 हफ्ते ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में अगर मुंतकिल नहीं होगी तो ये वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लॉकडाउन की पूरी साइकोलॉजी, पूरी साइंस ये है कि आप इतना लॉकडाउन करें कि वायरस जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल ना हो। हमने क्या किया है कि हमने हाफ हार्टेड जो है ना लॉकडाउन किया है, उससे वायरस का जो फैलना है, फैलाव तो कम थोड़ा सा स्लो हुआ है, लेकिन अब जैसे जैसे हम लॉकडाउन स्लो करते जा रहे हैं या रिलैक्स करते जा रहे हैं, जो कि हमने रमज़ान से पहले एक स्टेप में किया, ईद से पहले दूसरे स्टेप में किया और अब तीसरे स्टेप में कर दिया है जिसमें हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोल रहे हैं। तो इससे होगा ये कि जो हमारा मकसद है, अगर हम एब्सोल्यूट लॉकडाउन कर लें, जिसको हम एब्सोल्यूट लॉकडाउन कहते हैं, उसका मतलब कर्फ्यू लगा दें कि वायरस जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल ना हो, तो 4 हफ्ते में ये वायरस खुद खत्म हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये हर्ड इम्यूनिटी भी बता दें, ये क्या है, इसकी जरा तफसील थोड़ी सी बयान दें। डॉक्टर खनानी साहब, ये कमर जमान कायरा साहब आपसे ये सवाल करें कि हर्ड इम्यूनिटी जरा लोगों को एक्सप्लेन करें कि एग्जैक्टली ये क्या है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहा जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए ये 140 मिलियन पाकिस्तानियों को होना चाहिए, तभी जाके हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। जी जी बिल्कुल आपने सही लगाया। देखिए हर्ड इम्यूनिटी जो है ना वो एक्चुअली जानवरों के इसमें इस्तेमाल की जाती है कि जानवरों के रेवड़ का रेवड़ जो है ना वो इम्यून हो जाए। तो हम 60 to 70% जो है ना कोरोना वायरस के लिए 60 to 70% पॉपुलेशन को इन्फेक्ट होना ज़रूरी है, और 70 to 80% पॉपुलेशन जब इन्फेक्ट होगी उस वायरस से तो उसकी जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के फिगर्स हैं वो, जैसे कि आपने कहा कि 14 लाख अमवात जो है ना उसके लिए हमें तैयार होना होगा अंडर द बेस्ट सिनेरियो। अच्छा मगर खनानी साहब एक चीज़ क्लियर कर दीजिए कि अब जब इन्होंने लॉकडाउन को नरम किया है तो कुछ SOPs भी उन्होंने जनरेट किए हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम फाइन लगा देंगे अगर आप मास्क ना पहने। तो ये भी कहा जा रहा है, और बड़े रिस्पॉन्सिबल जैसा डिप्टी कमिश्नर हैं हमजा शफकत, इन्होंने ये कहा कि जी अगर आप मास्क पहनेंगे तो 1% कम हो जाएगा, 1% सिर्फ होगा चांस एक दूसरे से इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र करने का। ये सही है? जी नहीं, देखें इस वक्त जो इन्फेक्शन की रेट है ना, जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं रिप्रोडक्टिव नंबर्स, वो पाकिस्तान में 2.5 to 3.5 पे चल रही है। जो इम्यूनिटी के लिहाज से हमें प्रिवेंशन के लिहाज से करना होता है कि इसको हमें लेस देन 1 पे ले आना होता है। जब हम लेस देन 1 नंबर पे ले आते हैं उसको तो बीमारी बढ़ती नहीं और घटनी शुरू हो जाती है। जो कायरा साहब का सवाल है उसका मेन जो जवाब है वो ये है कि देखें अगर हम एब्सोल्यूट लॉकडाउन कर लेना तो बीमारी से हम 3 महीनों में निजात हासिल कर सकते हैं। अच्छा ठीक। चाइना का इतना अच्छा एग्जांपल है हमारे पास कि चाइना ने अपना बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर जो है वो 0.1 पर लेकर आ गए हैं और कोई नया इन्फेक्शन नहीं हो सकता। इसी तरह हांगकांग जो है वो अपना नंबर लेकर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम साइंस को री इन्वेंट करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, और हम एग्जाम्पल जो है वो अमेरिका और बरतानिया की क्यों ले रहे हैं जहाँ लाखों लोग जो है ना सफर भी कर रहे हैं। ठीक है, जायज सवाल। फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद है। फतियाना साहब, आपकी हुकूमत ने इस लॉकडाउन को नरम किया है, खनानी साहब जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ के माहिर हैं, सब डॉक्टर्स आपको ये कह रहे हैं, ऑपोजिशन भी इसके ऊपर आवाज़ उठा चुकी है। व्हाट इज़ द जस्टिफिकेशन फॉर ईजिंग द लॉकडाउन? मुझे पोजीशन ये है कि पाकिस्तान को जो एक कोरोना वायरस का चैलेंज और इससे बढ़कर भूख का चैलेंज, और आपने देखा होगा जब तक हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम, कफ़ालत प्रोग्राम, पंजाब प्रोग्राम, ज़कात प्रोग्राम, इन 4 प्रोग्राम के तहत पैसा तकसीम नहीं किया, लोगों में हरास, बेचैनी, गुस्सा बहुत ज़्यादा था और बेचैनी बहुत ऊंची पहुंची थी, लोगों के घरों में रोटी खाने के लिए नहीं थी। हुकूमत ने तमाम वसाइल इधर शिफ्ट किए और उससे वक्ती तौर पर काफ़ी हालात बेहतर हुए, राशन भी तकसीम हुआ। अब ये है कि लंबा अरसा हम इसको अफोर्ड नहीं करते क्योंकि हमारी इकॉनमी पहले ही बड़ी कमज़ोर है। अगर हम लंबा अरसा लोगों को घर बिठा के गुजारा अलाउंस, उनको बेरोज़गारी अलाउंस, उनको राशन, सारा चीज़ें दें तो फिर बाकी अखराजात, आपका फॉरेन डेट है, डिफेंस के इश्यूज़ हैं, इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के अखराजात हैं, और फिर वफाक के पास पहले ही 18वीं तरमीम के बाद वसाइल पूरे नहीं हैं, NFC अवार्ड के तहत भी सूबों के मसाइल भी ऐसे हैं। जब इकॉनमी आपकी जामद हो जाएगी, मीशत रुक जाएगी, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएंगे, टैक्स आना बंद हो जाएगा, एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी,
तो उससे भी मुल्क की मैशत बैठ जाएगी। मगर फतियाना साहब, लोग जिंदा रहेंगे तो कमाई करेंगे और तरक्की करेंगे ना। अगर वबा के तहत लोग अमवात होनी शुरू हो गई तो फिर मसला तो कहीं और चला जाएगा। खैर, मगर ये इसमें जी आपकी बात दुरुस्त है, हमें उसकी तरफ भी तवज्जो देनी है। हुकूमत ने इसलिए अभी एक नया ज़ाब्ता निकाला है कि हर शख्स मास्क पहने, उस पर फ़ाइन भी रखा है, सोशल डिस्टेंस पे कहा गया है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल वर्कर्स को और मजहबी रहनुमाओं को आगे आना चाहिए और कौम को मोटिवेट करना चाहिए कि इस हुकूमत की इकदाम SOP इस पे अमल करें, ताकि मजहबी रहनुमा तो खुद इज्तिमा कर करके उन्होंने जो है वो यहाँ पे और इन्फेक्शन को बढ़ाया। बहरहाल खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जो एक एक्सप्लेनेशन है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत देती रहती है। NFC अवार्ड के हवाले से आपकी भी एक पिटिशन दायर की गई है जहाँ पे आपने कुछ और मसले उठाए हैं, मगर अब बजट आने वाला है और कहा जा रहा है कि वसाइल इतने नहीं हैं। अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर बजट कैसे बनेगा, और अगर लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार रही तो इकॉनमी की हड्डी जो है वो टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी। जी, एक तो हम सबको वाज़ेह होना चाहिए कि मुल्क में कोई लॉकडाउन नहीं, किसी भी किस्म का कोई लॉकडाउन इस वक्त मुल्क में नहीं है। एक SOPs के नाम पे हमें कहानी सुनाई गई है, उस पे उतनी इन्फोर्समेंट भी नहीं है जितनी हुकूमत पंजाब ने कुछ साल पहले हेलमेट के मामले में की थी। तो मास्क की कोई एनफोर्समेंट हमें अपनी सड़कों और गलियों में नजर नहीं आ रही। और जो असल में इमरान खान साहब का पहले दिन से एक ज़हनी खलफशार है, एक कंफ्यूजन है, जिसमें वो बार बार कहते रहे कि मैं तो ये लॉकडाउन चाहता ही नहीं था और लॉकडाउन अशराफिया ने करवाया। अब उन्होंने आकर जो चाहे उसको हम खूबसूरत नाम दे दें, स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर दें, हर्ड इम्यूनिटी, पर हर्ड इम्यूनिटी का असल मतलब तो अगर हम अवामी जबान में कहें तो हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दिया है। और इमरान खान साहब ने जो है ये इसको खुलकर कल फरमाया अपनी तकरीर में कि उन्होंने कहा जी कि इस पे अमवात बढ़ेंगी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, अब आगे आपकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से मुकम्मल तौर पर मफरूर है, वो अपनी जिम्मेदारी के मामले में बेबस और मफलूज नजर आ रहे हैं वजीर आजम। और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अवाम खुद ही इस मामले से निपटे। और जहां तक इस बजट का ताल्लुक है, इस बजट में जो प्रायोरिटीज थी, जो इमरान खान साहब की अपनी कही हुई गुफ्तगू है, वो प्रायोरिटीज तो कभी भी उस तरह खुलकर सामने नहीं आई। कहते थे कर्जे नहीं लूंगे, पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड, बल्कि रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड कर्जे जो हैं वो ये ले चुके हैं। ये कहते थे जी हम सेहत और तालीम के ऊपर जो है वो पैसे खर्च करेंगे, सेहत और तालीम के जो नंबर्स है वो और नीचे चले गए हैं। और खुद उनका जहां 7 साल से उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां सेहत की परफॉर्मेंस, वहां ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट की परफॉर्मेंस पूरे मुल्क में गालिबन सबसे खराब इस वक्त जो है नंबर जो आ रहे हैं कोरोना में वो यही नजर आ रहे हैं। तो यहां तो ये है कि एक ऐसी बेबस और मफलूज हुकूमत है जिसने पाकिस्तान के अवाम को मगर जो बजट आ रहा है खुर्रम साहब, जो साइंटिफिक अल्फाज है हर्ड इम्यूनिटी के, हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट समथिंग जिसमें आपकी बाकायदा प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है आपने खुला छोड़ दिया है, आपने पाकिस्तान के अवाम को बेबस छोड़ दिया है, टिड्डी दल के सामने भी, कोरोना के सामने भी, आटे और चीनी की महंगाई के सामने भी। और बस हमें कुछ दिनों बाद लेक्चर सुना दिया जाता है कि जी अवाम एहतियात करें, वायरस के साथ बेहतर गुजारा करें। भाई गुजारा तो पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, लेकिन गुजारा इस तरह हो रहा है कि मैं आपके नाजरीन से ये बात खुलकर कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले तक ये लगता था कि कोरोना शायद कहीं और है, लेकिन अब हर घर में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके हम कोई रिश्तेदार को जानते हैं, भाई को जानते हैं, किसी और दोस्त को जानते हैं, हमसाये को जानते हैं जो कोरोना से वफात पा चुके हैं। तो ये हर घर के करीब आई जा रहा है। और इस मामले में हुकूमत जो है सवाई टाइगर फोर्स के, जो कभी भी सामने नहीं आई, इनके पास कोई सलूशन नहीं है पाकिस्तान के अवाम को प्रोटेक्ट करने का। तो पहले पोलियो में बड़ा गर्क किया, फिर डेंगू में बड़ा गर्क किया, और अब तो कोरोना में इनकी कातिलाना बेहिस्सी और नाअहली है। कायरा साहब, खुर्रम साहब ने जो बात कही है हर्ड इम्यूनिटी के हवाले से, तो हर्ड इम्यूनिटी के लिए भी प्रिपरेशंस करनी होती हैं। खनानी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी आपको बताएंगे। मगर अब जो है ये बजट का महीना है, बजट बनाना है। आपकी जो पार्टी है वो बार बार ये कह रही है कि खामखा हुकूमत ने NFC को छेड़ के एक नया जो है महाज वो खोल दिया है। आप ये बयान क्यों देते हैं? क्योंकि जब हम हुकूमती हलकों से ये बात पूछते हैं कि क्या आप NFC अवार्ड के अंदर कटौती करने जा रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि हरगिज़ नहीं, ये सिर्फ क्यासा राइयाँ हैं और बेबुनियाद अफवाहें हैं।
देखिए, इसमें दो तीन चीजें छोटी छोटी मैं बयान कर देता हूं। डॉक्टर साहब ने बड़ी वजाहत से बयान कर दिया कि इसका बेहतरीन और वाज़ेह इलाज जो दुनिया में किया गया सक्सेसफुली, वो था कंप्लीट लॉकडाउन का। अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन जो सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने चीख चीख के कहा, और वजीर आजम साहब ने पहले वैसे कहते रहे, फिर कौम से पहले खिताब में टोटल डिनाई कर दिया, फिर दूसरे खिताब में कहा कि हमने बिल्कुल लॉकडाउन करना ही नहीं है। दूसरे में कहा कि लॉकडाउन अगर करेंगे तो कर्फ्यू लगा देंगे तो फिर सप्लाई लाइन खराब हो जाएगी। हालांकि जब लॉकडाउन हो चुका था, उस वक्त जब दूसरा खिताब हुआ तो सप्लाई लाइन बंद नहीं की गई थी। उस नोटिफिकेशन के अंदर खाने पीने की, खुराक की, मंडियों की बंदिश नहीं की गई थी, गुड्स ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं किया गया था, गलत बयानी की गई और सिंध के साथ एक टकराव की कैफियत जो उनकी फाशिज्म का एक खास असूल है उसके तहत की गई। तीसरे खिताब में भी यही कहा, चौथे खिताब में भी यही कहा कि हमने नहीं करना, हमने लॉकडाउन नहीं करना। मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना से तो हमारे मरने वाले बहन भाइयों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये बता दीजिए कि 1.5-2 महीने 3 महीने इस मुल्क के अंदर लॉकडाउन थोड़ा बहुत रहा। फतियाना साहब, गवर्नमेंट के अमल में आने से पहले लोगों ने अपने गिरदो नवाब में, अपने हमसायों में, अपनी बस्तियों में इतनी खुराक तकसीम की थी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। क्या आप मुझे कोई एक शख्स पाकिस्तान में बता सकते हैं जो कोरोना की वजह से इस वक्त लागर हो गया हो, कि उसको खुराक नहीं मिली, वो खुराक की वजह से कमजोर हो गया हो? नहीं, इसके ऊपर फतियाना साहब का जवाब जरूर लेते हैं कायरा साहब। मैं छोटी सी पर मेरी बात तो पहले खत्म होने दे। जी। मेरी गुजारिश दूसरी ये है कि वजीर आजम साहब ने वो काम नहीं किया जो करते तो आज हम इससे आजाद हो चुके थे। यही हम कह रहे थे कि दो महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दीजिए। एक तो ये जो है वायरस मर जाएगा, और दूसरा अगर कहीं पॉकेट्स होंगी तो वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी। और उस वक्त लोगों के अंदर कैपेसिटी भी थी। अगर सारी कौमी क़यादत इकट्ठी होती तो शायद लोगों का रिस्पांस हो रहा होता। अगर सूबाई हुकूमत कुछ कहे, वफाकी हुकूमत के वजीर आज़म कुछ कहे, गवर्नर कुछ कहे, वज़रा कुछ कहे, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? यही होगी जो हमारे यहाँ है। चौथी गुजारिश यह है, आपने फरमाया कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ये हमें ले जा रहे हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूं, मैं को साइंस को ज्यादा नहीं समझता, डॉक्टर साहब इसमें मुझे करेक्ट करेंगे, कि हर्ड इम्यूनिटी अगर हमारे मुल्क का 80%, 70% लोग भी अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं और उसका 2% मोर्टेलिटी रेट आ जाता है, तो ये कोई 14 लाख बल्कि 14.5-15 लाख है, और वो 30 करोड़ बनता है, 30 लाख बनता है। इसका मतलब है हम 20, 25, 30 लाख लोगों को अल्लाह के हवाले कर बैठे, कितनी हम बात हो जाए तो कोई परवाह नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूं कि इस मुल्क में मुकम्मल तौर पे आप कर्फ्यू लगा दें, भूख की वजह से इस मुल्क में लाख लोग नहीं मरेंगे। अच्छा, आपके अल्लाह ना करे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ी अमवात भी हुई तो इससे बहुत कई गुना कम होंगी। लेकिन गुजारिश ये है मुनीज़, ये जो हम एनएफसी के ऊपर कह रहे हैं, अब आपका सवाल वो है। नहीं सर, एनएफसी पे मैं आती हूँ, मगर चूंकि मुझे वक्फा भी लेना है। जो आपने कुछ सवालात उठाए हैं और खुरम साहब ने भी सवालात उठाए हैं, खनानी साहब के पास में वापस आना चाहती हूँ। खनानी साहब, बात ये है कि अब लॉकडाउन को ये ज्यादा सख्त नहीं करेंगे। जो इधर बैठे हुए हैं फतियाना साहब, वो भी बता देंगे कि अब ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ही जाएंगे। नहीं, अब क्या हो पाएगा? अब तो नहीं हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं बतौर अवाम? हमारा दफा क्या सिर्फ वो मास्क ही है? देखें, 3 चीजें हैं। एक तो जो कायरा साहब ने कहा कि मेन तो ये है कि 2.5 से 3 महीने अगर आप मुकम्मल लॉकडाउन कर देंगे ना, तो ये वबा खत्म हो जाएगी। मगर सर वो तो नहीं हो रहा ना, इनसे दावे से कह सकते हैं। और अगर हम ये जो है आधा लॉकडाउन और आधा लॉकडाउन नहीं करना है वाली चीज करते रहेंगे, तो ये वबा सालों साल हमारे साथ चलेगी। सालों साल? जी, सालों साल चलेगी। कम से कम 2022 तक तो उसकी प्रेडिक्शन आ चुकी है WHO की। तो प्रूडेंट फैसला हमारा यही हो कि हम एब्सोल्यूट लॉकडाउन करें फॉर 10 to 12 वीक्स। मगर सर अगर वो नहीं करते, अगर हुकूमत नहीं करती तो अवाम क्या करे? दूसरा ये कि जो SOPs की ये बात कर रहे हैं, SOPs बनाने वाले कौन हैं? मेरी तो समझ में आज तक उनका, एक तो इस मुल्क में SOP का मतलब जो है ना, मे भी 5% लोग समझते होंगे, 95% लोग तो उसका मतलब भी नहीं समझते। दूसरा ये कि जो SOPs बनाए गए हैं वो प्रॉपर है ही नहीं। SOPs ही प्रॉपर नहीं है तो उसके ऊपर अमल दरामद की तो बहुत बात की आती है। यहाँ तो कानून पे लोग अमल नहीं करते, ये वॉलंटरीली SOPs पे अमल कराने चले। जी, तो
तीसरी बात ये है कि देखें, भूख से मरने की जो बात की जा रही है, एक आम आदमी की हमारे यहाँ सैलरी कितनी होती है? 20,000 रुपए महीने के कमा के ले जाता है, और 20,000 के घर में अपने कोरोना वायरस ले जाएगा, माँ को बीमार करेगा, बाप को बीमार करेगा, अस्पतालों के चक्कर काटेगा, तो वो 20,000 से तो ज्यादा उसका खर्चा हो जाएगा और परेशानियां अलग हो जाएंगी। नहीं, ये बात आपने दुरुस्त की, मगर फतियाना साहब, इससे पहले कि मैं वक्फा लूँ, मैं चाहूँगी कि आप रिस्पॉन्ड ज़रूर कर दें, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी बात की है, बाकी दस्तगीर साहब ने भी बात की है और कायरा साहब ने भी बात की है। जी, पहले तो मैं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि पोलियो भी इनकी वजह से खराब हुआ। नहीं सर प्लीज, चूंकि सारे लोग जो है ना इस वक्त बहुत डरे हुए हैं कोरोना वबा से, और जो डॉक्टर साहब ने बात कही है ना कि अगर आप इसको सख्त कर देते हैं तो शायद हम इसे छुटकारा हासिल कर पाएं, नहीं तो ये सालों साल चलेगी। ये जो बात है बड़ी खौफनाक बात है सर, इस पे आए लोग। आपको बात माननी है, डॉक्टर्स की बात माननी है या इकोनॉमी वालों की बात माननी है? पब्लिक हेल्थ की बात चलेगी या इकोनॉमिस्ट की बात चलेगी? ये बात जी फतियाना साहब। जी, मैं अर्ज करूं कि एक तो मैंने वजाहत की है कि ये दो बीमारियां जो पोलियो और डेंगू है वो हमारे दौर में तो आई नहीं, वो इनकी हुकूमत के दौर में फैली हैं। चले सर उसको छोड़ें, आप कोरोना पे तो आए ना, जो आज हम लोगों को अपनी मौत नजर आ रही है। देखें, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब माशाल्लाह हमारे दोस्त और भाई हैं। मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आबादी के लिहाज से सिंध छोटा और पंजाब बड़ा सूबा है, लेकिन सिंध में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद पंजाब से 2-2.5 हज़ार ज़्यादा है। इससे अंदाज़ा कर लें कि किस हुकूमत के इक़दाम ज़्यादा मुअस्सर हैं, पंजाब के या सिंध के। दूसरी बात, वो टेस्टिंग पहले कर रहे थे ना, इसकी ये वजह है फतियाना साहब जी। अच्छा, दूसरी बात ये है आपके अपने पंजाब गवर्नमेंट के जो फिगर्स आए हैं सिर्फ लाहौर शहर के बारे में, जरा वो देख लीजिए फतियाना साहब, उन्होंने क्या कहा है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा जी, तो कमर भाई गुजारिश ये है कि इसमें तो कोई सियासत नहीं है, हम तो गवर्नमेंट अपोजिशन एक पेज पे आना चाह रही है। आपको याद होगा अभी कुछ अर्सा पहले हमने तीन इजलास किए हैं कौमी असम्बली के, जिसमें एक ही एजेंडा था कोरोना वायरस को डिस्कस करना। आपने देखा उसमें तमाम जमातों का टाइम मुख्तस था, और जो अपोजिशन रहनुमा थे उन्होंने इतनी लंबी और गैर मुतलका तकारीर की कि उनके अपने बेंचेस के पिछले लोग रो रहे थे कि हमें भी बात करने दें। अमलन अरकान असम्बली को मौका नहीं मिला बात करने का। सॉरी, मुझे यहाँ पे कायरा साहब, फतियाना साहब, मुझे यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेने दें, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि वक्फा लीजिए और वक्फा हमें लेना पड़ेगा, उसके बाद इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे। खानानी साहब, डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले डॉक्टर खनानी साहब ने कहा कि अगर हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन कर लेती और सख्त लॉकडाउन कर लेती तो शायद आज हम इस वबा से इस तरीके से ना लड़ रहे होते। मगर खुर्रम दस्तगीर साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आपने भी बहुत सारे बजट बनाए हैं, फिर इस पे आऊँगी कि आप NFC अवार्ड के हवाले से आपने एक पिटिशन भी दायर की हुई है, वो एक अलग नेचर की है, मगर क्या ये बात दुरुस्त है और क्या आपकी पार्टी को ये खदशा है कि NFC अवार्ड के अंदर कटौती होगी? क्योंकि अगर कटौती हुई तो फिर ज़ाहिर है सेहत का बजट भी कम होगा। जी, खदशा मौजूद है, और जो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की, इस्तदा की है कि इस नोटिफिकेशन को कालादम करार दिया जाए। वो नोटिफिकेशन अगर पढ़ें तो उसमें 2 ऐसे मामलात उठाए गए हैं जिसका NFC से कोई ताल्लुक नहीं है। एक है सिक्योरिटी एंड नेशनल डिजास्टर रिलेटेड एक्सपेंडिचर। अब ये मामला पाकिस्तान की पार्लियामान और सूबाई असेंबलियों का है, इसका NFC से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा मामला उठाया गया है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के नुकसानात का, कि उसमें भी जो है वो सूबों से शेयर लिया जाए। अब ये काम जो है ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है, ये NFC का काम नहीं है। तो ये हुकूमत ने खुद अपने नोटिफिकेशन से ये इंदिया दे दिया है कि ये इन 2 मदों में कम अज कम जो है वो सूबों की जो महसूलात में जो उनका हिस्सा है उसे कम करना चाहते हैं। और ओवरऑल जिस तरीके से इन्होंने इसको मैनेज किया है, ये यही सामने नजर आ रहा है कि सिक्योरिटी के नाम पर, नेशनल डिजास्टर के नाम पे, स्टेट और एंटरप्राइज के नाम पे सूबों के वसाइल में कटौती की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसकी बड़ी वाज़ेह मुखालफत की है। सूबों के वसाइल में किसी भी कमी की हम मुखालफत करेंगे, और ये कोई तरीका नहीं है कि जो मामलात पार्लियामान के करने वाले हैं या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के करने वाले हैं
उसको एक स्नीकी तरीके से एक गैर कानूनी एनएफसी के लिए सॉल्व किया जाए, क्योंकि यहां जिस सूबे में मैं मौजूद हूं, सूबा पंजाब में, यहां एक एक बंदे को सेहत की सहूलत जो है वो पहले ही मुस्लिम लीग नून के दौर के मुकाबले में एक ड्रास्टिक डिक्रीज है। मुफ्त दवाइयां खत्म हो गई, टेस्ट खत्म हो गए, जो तमाम दूसरी सहूलियात थी वो खत्म हो गई। और अब जो है अगर हुकूमत जो है वो बाकी सूबों के और महसूलात को काटती है तो यहां एक बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा। सबसे पहले तो हेल्थ में आएगा, लेकिन तालीम में भी आएगा, कॉलेजेस में भी आएगा, मेडिकल कॉलेजेस में भी आएगा। और उसके लिए जो है ये हुकूमत की बहुत ही एक गलत और बहुत छोटी सोच है, जिसका जो ब्रंट है, जिसका जो नुकसान है, वो सारा का सारा पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ेगा चारों सूबों में। मगर जब आप कहते हैं कि एक स्नीकी तरीके से इसको किया जाएगा, तो आपका क्या मतलब है? जी, मकसद यही है कि जो एनएफसी फॉर्म किया गया है और एनएफसी के टीओआर जो हैं उनमें एक गैर आईनी तौर पर मैंने इसीलिए पिटीशन की अदालत आलिया के सामने कि भाई ये मामलात जो हैं, अगर आप चाहते हैं कि सूबे सिक्योरिटी में अपना शेयर दें या जो है वो जो नेशनल डिजास्टर है, तो ये मामलात पार्लियामान के सामने रखें, ये एनएफसी के सामने। क्योंकि एनएफसी का आपके नाजरीन को ये पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी एक दफा जब उस पे दस्तखत कर दें सूबे और वफाक, फिर उसकी कोई अपील नहीं है, पार्लियामान उसको ओवर रूल नहीं कर सकती। अच्छा। वो जो है उस मामले में तो ये एक इशू जो है, एनएफसी जब एक दफा डिसाइड हो जाता है, जिस तरह पिछला एनएफसी डिसाइड हुआ था, उसके बाद पार्लियामान के पास भी रेमेडी सवाल यही है कि वो आइन में तरमीम करे, अदरवाइज एनएफसी को तब्दील नहीं किया जा सकता। और ये बड़ा सीरियस इशू है कि जहां हमने एक बहुत मुश्किल से 7वें एनएफसी अवार्ड में एक जो इम्बैलेंसेस थे वो दुरुस्त किए थे पंजाब और दूसरे 3 सूबों के दरमियान, वफाक के दरमियान, अगर वो इम्बैलेंसेस दोबारा क्रिएट होते हैं तो पाकिस्तान की जो सियासी इर्तिका है, जो पॉलिटिकल इवोल्यूशन है, जो हम चाहते हैं कि जमहूरी और शफाफ तरीके की तरफ जाए, वो पीछे जाएगा। और यही इस हुकूमत की कोशिश है कि जो महसूलात हैं, जो इख्तियारात हैं, उनको दोबारा से सेंट्रलाइज किया जाए। और इसीलिए हम ये जो है आजकल बड़ी अफवाहें भी सुनते हैं कि जी को सदारती निजाम वापस लाने की भी अफवाहें चल रही हैं। अच्छा, कायरा साहब, आपने भी इसके बारे में एक कमेंट किया, आपने भी बात की कि क्यों एनएफसी अवार्ड के ऊपर और 18वीं तरमीम के ऊपर एक नया फ्रंट खोला जा रहा है। मगर जिस तरह खुर्रम साहब कह रहे हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही खदशा है कि एनएफसी अवार्ड के अंदर कटौती की जाएगी और फिर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो सिन ज़्यादा इफेक्ट होगा, और अगर आप चैलेंज नहीं कर सकते तो क्या आप अदालतों में भी चैलेंज नहीं कर सकेंगे? पिछले 4, 6, 8 महीने से मुख्तलिफ हुकूमती ज़ुआमा और इनके जो वजीर हैं और इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो कह रहे थे कि हाँ जी अच्छे काम हुए, रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन रेवोल्यूशन प्रॉपरली नहीं हुआ। और एनएफसी के अंदर देखें ना, डिफेंस है, जो हमारा डेट सर्विसिंग है, फलान एक्सपेंडिचर है, ये तो नहीं हो सकता, हमारा डिफेंस भी सूबों का होना चाहिए, इस पर शेयर बढ़ने चाहिए। तो ये डिबेट शुरू थी और हम कह रहे थे कि इन्होंने एनएफसी को छेड़ना है, और ये कहते थे एनएफसी का तो इशू ही नहीं है। आज नोटिफिकेशन आया तो कौम के सामने आ गया, खर्चा क्या है। खुर्रम ने भी इसी पे बात की है। मैं जरा थोड़ा सा इसी मौजू को छेड़ना चाहता हूं। पाकिस्तान बना था 1940 की करारदाद, 1947 की कायद-ए-आज़म की स्पीच और पाकिस्तान के फाउंडेशन डॉक्यूमेंट्स इस बुनियाद पे थे कि हम सूबों को उनके हुकूक दे के चलेंगे, हम एक मजबूत मरकज लेके नहीं। हम सूबों को उनके लिंग्विस्टिक राइट्स, हम उनको फाइनेंशियल राइट्स, उनको ऑटोनॉमी देके चलेंगे और चंद महकमे मरकज के पास रखेंगे। जब इससे डिनाई हुआ तो मुल्क 2 लख्त हुआ और मुल्क कमजोर हुआ। हमने जब 2008 में आके हुकूमत संभाली थी तो मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे थे। कौम परस्ती, नैरो नेशनलिज्म के नाम पे पाकिस्तान में वसाइल की तकसीम, इख्तियारात की तकसीम, महकमा और अपने जो नेशनल प्रॉमिसेस थे उनको डिनाई करने की बदौलत पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे थे और पाकिस्तान के दुश्मन उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। हमने बड़ी मुश्किल से एक फॉर्मूला तय किया और पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली आवाजों से, उन कौम परस्तों से उनके नारे छीन लिए। आज प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस एनएफसी में आपने जो काम करना था वो ये था, आप अपने रेवेन्यू बढ़ाते, आप अपना रेवेन्यू रिसीट्स को, जो इस गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम 6000 अरब पे लेके जाएंगे पहले साल में, ये 5000 कर लेते तो भी पुराने एनएफसी के तहत जो आपने सवालात रखे हैं वो मैं फतियाना साहब के सामने रखती हूँ। जब आप एनएफसी अवार्ड देंगे, उसके लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जाइए, ये फोरम नहीं है। इस बार आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वो कह रहे हैं उधर जाइए, और दूसरा ये कि अगर आप अनाउंस कर देते हैं तो फिर
जो सियासतदान है इसको पार्लियामेंट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते, यही एक लम्हा फिक्रिया है। और एनएफसी अवार्ड के अंदर से आप निकाल लेंगे डिफेंस का बजट, आप निकाल लेंगे सिक्योरिटी, आप निकाल लेंगे कर्जे। देखें, टोटल जितनी इनकम है निस्फ गैर मुल्की कर्ज़ों पे चला जाता है, मुल्क का डिफेंस है, मुल्क के फॉरेन अफेयर्स हैं, और इसके साथ साथ ये जो डिज़ास्टर है कोविड-19 कोरोना वायरस, इस पे बहुत एक्सपेंडिचर हो रहा है। अभी आपने देखा कि वफाकी हुकूमत ने बेइंतहा पैसा दिया है आवाम को, 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान। इस वजह से वफाकी हुकूमत सख्त दबाव में है, फिनेंशियली दबाव में है। इस मौके पे तमाम सूबों को ताउन करना चाहिए। 4-5 महीने का नहीं है। कायरा साहब मेरी सुने ना, इसमें अकेला सिंध नहीं है, 3 सूबों में हमारी अपनी हुकूमतें हैं, तो उनको कोई एतराज़ नहीं है 3 सूबों को, तो सिंध को भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, सेक्रीफाई करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करेंगे। टेस्ट में करना चाहिए। जब मुल्क ठीक हो जाएगा तब मिलकर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? कायरा भाई इंशाल्लाह फतियाना साहब सबसे पहले है, मुल्क टूटा था, तकसीम के ऊपर तो तबाहियां फैली हैं पहले ही। खुर्रम यार, वैसे भी 2 सालों के लिए तो डेट रिटायरमेंट वैसे ही डेफर हो गई है, कौन से डेट की हमें बातें सुना रहे हैं? दूसरा है कि ये सारे मामलात जो आर्जी नौयत के हैं, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ये पार्लिमान और पाकिस्तान की जो सूबाई असेंबलियां हैं वो पूरी तरह खुद मुख्तार हैं कि ऐसे कुछ रिसोर्सेज सेंटर की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो जरूर करें, लेकिन इसमें एनएफसी अवार्ड में सूबों के महसूलात कम करने की कोई तवज्जो नहीं है, क्योंकि वो बराह रास्त सूबों के जो महसूलात हैं वो पाकिस्तानियों की सेहत, तालीम, अमन व अमान, उनके जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे उनका ताल्लुक है। उसको कम करना जो है वो पाकिस्तान के चारों सूबों में एक बहुत ही मनफी सिग्नल भेजेगा। और इसलिए आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है कि एक दफा जब सूबों को महसूलात दे दिए जाए तो उनमें कमी नहीं की जा सकती। अच्छा फतियाना साहब, सिर्फ एक चीज, कायरा साहब इजाजत दीजिए, मैं फतियाना साहब से एक चीज, छोटी सी बात है कर लूं, छोटी सी बात। देखिए गुजारिश ये है, हम क्या कह रहे हैं, आपका इशू बेसिकली एनएफसी के जरिए तकसीम क्या करना है, वसाइल जो इकट्ठे होंगे उस वसाइल को बढ़ाने की जरूरत है। आपने वादे कर रखे थे, आप कोरोना से पहले डिफीट हो चुके थे, आपके अहदाफ खत्म हो चुके। फतियाना साहब आपकी जानिब आऊंगी, सिर्फ आप एक क्लियरली बता दीजिए कि क्या आपने ये फैसला कर लिया है कि एनएफसी अवार्ड जो है आप वो अनाउंस करेंगे जिस तरीके से खदशा है कायरा साहब को और खुर्रम दस्तगीर साहब को, और फिर वो चैलेंज नहीं हो पाएगा? नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन कर देंगे बस। गुजारिश ये है कि और डिफेंस का बजट निकालेंगे और कर्जे निकालेंगे उसमें से। मैं अर्ज करूं, 2 सूरतें हैं। देखें, पाकिस्तान फेडरेशन है, कन्फेडरेशन नहीं है। वफाकियत में वफाक को हमेशा मजबूत रखा जाता है, या तो फिर सूबे हमारे साथ नया अरेंजमेंट कर लें, या तो वो देखें ना, वो ये शेयर करें कि फॉरेन डेट जो है उसमें, डिफेंस में, फॉरेन फेज में, सारे मामलात में, कोरोना वायरस की जंग में सूबे अपना शेयर डालें, तो फिर ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं होगा। जब सारा बोझ वफाक ने उठाना है, खर्चा वफाक करे और फंड सूबे इकट्ठे करें, इस तरह नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अवाम के लिए में देखना होगा बुनियादी तौर पर, या तो यानी आप एडमिट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि डिफेंस बजट आप कह रहे हैं ताकि नहीं, ये बजट कहां से आता है? डिफेंस 42% मरकज को मिलता है, ये सूबों से इकट्ठा होकर आता है ना। जी, डिफेंस ऑलरेडी इसी में से निकलता है, और यानी कि एनएफसी अवार्ड इस बार कम मिलेगा फतियाना साहब? नहीं, डेट सर्विसिंग कम हो गई आपकी। के कर्जे हम वापस कर रहे हैं, ये कर्जे ना उठाते आज हमें वापस ना करने पड़ते, कर्जे हैं वापस नहीं करने अगले 2 साल में, आपको नहीं वापस। ये मेरा ख्याल है एक लंबी तवील डिबेट है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग है, इन हालात में सूबों को सैक्रिफाई करना होगा। पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है। बजटेड अमाउंट से ऊपर 100 अरब भी खर्च नहीं हुआ, जो बजटेड था पिछले साल का बीआईएसपी का, उससे 100 अरब। चले, ये एक लंबी तवील डिबेट है, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर मुझे एक और प्रोग्राम, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, कायरा साहब मुझे इजाजत दीजिए, मेरे प्रोग्राम का बिल्कुल जरूरत है, बिकॉज एनएफसी का इशू इंतहाई सेंसिटिव है और चारों सूबों के अवाम की फलाह का बराह रास्त ताल्लुक है, इस पर मजीद बात जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, फतियाना साहब और कायरा साहब। तो नाजरीन, अभी बात हमने छेड़ी ही है एनएफसी अवार्ड के हवाले से। बजट आने वाला है, अगर एनएफसी अवार्ड के अंदर कटौती होती है तो इसका बराह रास्त असर जो है वो सूबों के हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी पड़ेगा, उस वक्त जब हम कोरोना से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इसके ऊपर हम एक और प्रोग्राम रखेंगे, मगर आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।